नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन पर। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं यहाँ पर यूपी SSSC लोअर PCS के लिए भारतीय राज्य व्यवस्था की यहाँ पर 1000 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ सीरीज चला रहा हूँ, जिसमें हम लोग जो यूपी SSSC का पैटर्न है और जो उस लेवल के क्वेश्चन होते हैं उसी लेवल के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और ये जितने भी क्वेश्चन होंगे ये सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस जो यूपी PSC के प्रीवियस और अदर जो PCS है उनके प्रीवियस के क्वेश्चंस ही होंगे। ठीक है, तो इसके ऑलरेडी मैंने 5 पार्ट्स आपको प्रोवाइड कर दिए हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उनको ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको प्लेलिस्ट का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से देख पाएंगे। आप आज का जो है आज पार्ट 6 है और इसमें आज डिस्कस करते हैं कुछ और भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो सेशन। सो गाइस, यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है वह है, निम्न में कौन एक भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है। दोस्तों, आपको यहाँ पर बताना है कि इसमें भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा एक संघीय लक्षण नहीं है। ठीक है, आपको ये बताना है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आंसर आपका हो जाएगा? आंसर आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा एकहरी नागरिकता। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका? एकहरी नागरिकता, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। एकहरी जो नागरिकता है ये भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है। भारतीय संविधान में एकात्मक और संघात्मक दोनों ही विशेषताएं मौजूद हैं। भारतीय संविधान के संघात्मक लक्षणों में लिखित संविधान, कठोर संविधान, केंद्र तथा राज्यों में शक्तियों का वितरण, न्यायपालिका की सर्वोच्चता एवं स्वतंत्रता, द्विसदनीय विधानमंडल आदि हैं। ठीक है, अगला दोस्तों यहाँ पर जो क्वेश्चन है वह है भारतीय संविधान के वृहद होने का कारण है। तो दोस्तों, भारतीय संविधान के वृहद होने का क्या कारण है ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके पास हैं, आप हमें सही आंसर बताएं। दोस्तों, आप अपने आंसर्स भी कमेंट करें और लास्ट में हमें ज़रूर बताएं कि आपने इन 25 क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन सही किए हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, यह संघ तथा राज्य सरकारों का संविधान है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। यह संघ तथा राज्य सरकारों का संविधान है। भारतीय जो संविधान के वृहद होने का जो कारण है वो है यह संघ तथा राज्य सरकारों का संविधान है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा है। ये आपको यहाँ पर बताना है कि जो भारतीय संघवाद है इसे सहकारी संघवाद किसने कहा है। तो आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा जी ऑस्टिन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद जी ऑस्टिन ने कहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के विषय में निम्नलिखित कथन निम्न में से किसका है। तो दोस्तों, आपको ये जो कथन दिया गया है बताना है कि ये किस व्यक्ति का कथन है। तो कथन क्या है कि भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। तो आपको यहाँ पर बताना है कि ये जो कथन है ये किसका है। तो दोस्तों, ये जो कथन है ये है केसी व्हीलर का, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। केसी व्हीलर का ये कथन है। क्या कथन है? भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। केसी व्हीलर का ये कथन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किस एक का कथन है कि संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है। तो दोस्तों, ये किसका कथन है ये आपको यहाँ पर बताना है। कथन क्या है कि संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है। तो ये कथन किसका है? तो ये है भीमराव अंबेडकर का, BR अंबेडकर, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी जो है ये सही आंसर यहाँ पर हो जाता है। संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है, ये कथन है BR अंबेडकर का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत एवं अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्थाओं के बीच निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं समान हैं। दोस्तों, आपको यहाँ पर बताना है कि भारत और अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्थाओं के बीच निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं समान हैं, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो इनमें से कौन सी विशेषताएं आपको बताना है कि इसमें से समान हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सारी आपका दी गई हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा केवल 3, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए सही आंसर हो जाता है। क्या 3 नंबर दिया है देख लेते हैं। राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो की शक्ति है। ये जो आपकी विशेषता है ये भारत और अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्थाओं के बीच समान है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है।
तो दोस्तों जो जनगण मन है इसे भारत के राष्ट्रगान के रूप में 1950 में अपनाया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। और ये कब अपनाया गया था? एग्जैक्ट आपका 24 जनवरी, ठीक है, 1950, 24 जनवरी 1950 को इसे जो है भारतीय संविधान में अपनाया गया था, ठीक है, भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह कब से अंगीकृत किया गया था? तो दोस्तों भारत शासन जो भारत का राजकीय चिन्ह है ये कब अंगीकृत किया गया था? तो यहाँ पर आंसर आपका क्या हो जाएगा? 26 जनवरी 1950, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाता है। 26 जनवरी 1950 को भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह अंगीकृत किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया? तो दोस्तों जो भारत की संविधान सभा है इसने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम जो स्वीकार किया था तो वो स्वीकार किया था 22 जुलाई 1947 को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाता है। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में चक्र किसका प्रतीक है? दोस्तों आपको यहाँ पर बताना है कि जो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज है इसमें जो चक्र होता है ये किस चीज़ का प्रतीक होता है? तो ये जो होता है ये न्याय का प्रतीक होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाता है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में जो चक्र है ये न्याय का प्रतीक होता है, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत संविधान के निम्नांकित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है? तो दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है कि किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का प्रावधान है। आपको सही आंसर यहाँ पर देना है। तो आंसर आपका यहाँ पर जो हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अनुच्छेद 3। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही हो जाता है, अनुच्छेद 3। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 3 है इसके तहत नए राज्यों के निर्माण, उनके क्षेत्रों, सीमाओं तथा नाम में परिवर्तन का अधिकार भारतीय संसद में निहित है, ठीक है। जबकि जो अनुच्छेद 1 है इसके तहत संघ का नाम और राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 2 के तहत भारतीय संघ में नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना का प्रावधान किया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए राज्य के गठन की शक्ति निहित है? तो दोस्तों जो नए राज्य के गठन की शक्ति है ये किस में निहित है? तो ये दोस्तों निहित है संसद में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाता है। नए राज्य के गठन की शक्ति संसद में निहित है। अगला क्वेश्चन है, एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? तो दोस्तों एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए साधारण बहुमत चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। साधारण बहुमत के द्वारा ही नए राज्य का निर्माण किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर बता दूं कि जो नए राज्यों के निर्माण के लिए विधि है तो अनुच्छेद 368 के तहत विशेष प्रक्रिया संविधान संशोधन प्रक्रिया अपनाई जाती है, अर्थात संसद साधारण बहुमत से नए राज्यों का निर्माण कर सकती है तथा संविधान के अनुच्छेद 4(2) के अनुसार इस प्रकार की विधि अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए संविधान का संशोधन नहीं समझी जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक नए राज्यों के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है? इसमें से आपको बताना है इनमें से क्या है जो नए राज्यों के निर्माण के लिए एक संवैधानिक उपबंध नहीं है। तो आंसर आपका हो जाएगा, एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र शामिल कर सकेगा, यानी कि ये ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाता है। ये आपके निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है। क्या? एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र शामिल कर सकेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसे है? तो दोस्तों भारतीय संघ के अंतर्गत आपको बताना है किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसे है, तो ये है संसद को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाता है। भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का जो अधिकार है ये संसद को है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि भारतीय संघ में एक नए राज्य का सृजन किया जाना है तो संविधान की किस अनुसूची का संशोधन करना आवश्यक होगा? तो दोस्तों अगर भारतीय संघ में एक नए राज्य का सृजन किया जाना है तो संविधान की जो प्रथम अनुसूची है इसमें संशोधन करना आवश्यक होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर यहाँ पर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो दोस्तों आप सभी को पता होगा जो लोकसभा है इसमें केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 20 सीटें आरक्षित हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है।
अगला क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा कितने संघ राज्य बनाए? तो दोस्तों ये बनाए थे 14 राज्य एवं 6 संघ राज्य, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। क्या हो जाता है? ए आपका जो है यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। 14 राज्य एवं 6 संघ राज्य यहाँ पर बनाए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की राजधानी का नाम स्वतंत्रता प्राप्त के बाद अभी तक नहीं बदला गया? तो यहाँ पर आपको बताना है कि इनमें से कौन सा राज्य है जिसकी राजधानी के बाद स्वतंत्रता प्राप्त के बाद अभी तक जिसकी राजधानी का नाम नहीं बदला गया है? तो आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। ठीक है, स्वतंत्रता प्राप्त के बाद आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद का नाम अभी तक नहीं बदला गया है। हालांकि तेलंगाना राज्य के निर्माण के बाद अगले 10 वर्षों तक हैदराबाद आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की संयुक्त राजधानी होगी। इसके बाद आंध्र प्रदेश की नई राजधानी अमरावती होगी, जबकि तमिलनाडु की राजधानी मद्रास का अद्यतन नाम चेन्नई, पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता का अद्यतन नाम कोलकाता तथा केरल की राजधानी त्रिवेंद्रम का अद्यतन नाम तिरुवनंतपुरम हो गया है। इस प्रकार जो सही उत्तर आपका है वो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर है। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये किया गया था 69वां जो संविधान संशोधन था, 69वां संविधान संशोधन। इसके तहत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था। ठीक है, और ये कब किया गया था ये संविधान संशोधन? ये हुआ था 1991। तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्किम भारत का एक नया राज्य बनाया गया था किस संविधान संशोधन के अंतर्गत? तो दोस्तों ये 35वें संविधान संशोधन के अंतर्गत सिक्किम भारत का नया राज्य बनाया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी सही आंसर हो जाता है। सिक्किम भारत का एक नया राज्य बनाया गया था 35वें संविधान संशोधन के अंतर्गत, जो कि 1974 में किया गया था। 35वां संविधान संशोधन कब? 1974 के अंतर्गत। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य स्वरूप में आया था। तो दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य कब स्वरूप में आया था? तो ये आया था 1 नवंबर 2000 को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाता है। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ राज्य, आप नोट कर सकते हैं। जो आंध्र प्रदेश है इसका गठन हुआ था 1953 में, आप लोग नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है आपका राजस्थान। तो जो राजस्थान है, ये सारी चीज़ें आप नोट कर सकते हैं, इसका गठन हुआ था 1956 में। अगला आपका महाराष्ट्र है, सीरियल से मैं यहाँ पर चल रहा हूँ। इसका गठन हुआ था कब? 1960 में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका नागालैंड, नोट कर सकते हैं आप। इसका गठन जो हुआ था नागालैंड का, ये 1963 में हुआ था, 1 दिसंबर 1963। अगला है आपका हरियाणा। हरियाणा का जो गठन है ये हुआ था 1966 में, 1 नवंबर 1966 में। अगला है आपका हिमाचल प्रदेश। ठीक है, क्या है? हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल का जो गठन हुआ था ये था 1971 में। अगला आपका यहाँ पर आता है मेघालय। इसका जो गठन हुआ था ये हुआ था 1972 में, 21 जनवरी को। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है सिक्किम। तो दोस्तों जो सिक्किम है इसका जो गठन हुआ था ये हुआ था 1975 में, 15 मई 1975 में। नेक्स्ट आपका है अरुणाचल प्रदेश। इसका जो गठन हुआ था ये हुआ था 1987 में। कब? 20 फरवरी 1987 में। नेक्स्ट आपका आता है छत्तीसगढ़। जो छत्तीसगढ़ है इसका गठन हुआ था 2000 में, नवंबर 2000 में। ठीक है, 1 नवंबर 2000 में। अगला आपका आता है उत्तराखंड। इसका जो गठन हुआ था ये हुआ था 9 नवंबर 2000 में। और नेक्स्ट आपका आता है झारखंड। इसका गठन हुआ था 2000 में ही, कब? 15 नवंबर। तो इस प्रकार से दोस्तों ये हैं कुछ इंपॉर्टेंट, आप इनको नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य का गठन वर्ष 1948 में हुआ था? ये भी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो दोस्तों इसमें जो वर्ष 1948 में किस राज्य का गठन आपका हुआ था, तो ये आपको मैं यहाँ पर बता देता हूँ।
तो कौन सा ऐसा राज्य है इसमें से जिसका गठन वर्ष 1948 में हुआ था? तो ये दोस्तों किसका हुआ था? वर्ष 1948 में किसका गठन हुआ था? तो ये हुआ था यहाँ पर, इसमें देखिए दोस्तों 1948 की बात की गई है। मैं यहाँ पर थोड़ा सा ये जो ऑप्शन है इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है। यहाँ पर आप लोग कर सकते हैं 1947 कर लीजिए, 1947 में हुआ था। तो 1947 जो है इसमें आपका 15 अप्रैल 1948, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर राज्य की जगह प्रोविंस ले सकते हैं। अगर प्रोविंस को हम लेते हैं तो 1948 में हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था, तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। प्रोविंस आप लगे निम्नलिखित में किस प्रोविंस का जो है गठन जो है वो 15 अगस्त 1948 में हुआ था। तो ये 15 अप्रैल 1948 में हिमाचल प्रदेश का हुआ था प्रोविंस के रूप में, और स्टेट के रूप में 26 जनवरी 1971 को हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कावेरी जल विवाद के अंतर्गत राज्य हैं। तो दोस्तों कावेरी जल विवाद के अंतर्गत कौन कौन से राज्य हैं? तो वो हैं आपके कर्नाटक, तमिलनाडु और पुडुचेरी और केरल। तो इस प्रकार से यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। अगला दोस्तों जो अंतिम क्वेश्चन है आज के इस सेशन का, तो वह है भारत की भाषा के आधार पर राज्यों के गठन हेतु राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों इसकी जो स्थापना है, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना, तो यहाँ पर ऑप्शन में कोई है नहीं, इसकी स्थापना की गई थी 1953 में। तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर किसी ऑप्शन को आप ये 56 की जगह आप 53 कर सकते हैं, या आप अलग से ध्यान रख सकते हैं। 1953 में की गई थी। कब की थी? 29 दिसंबर 1953 में, ठीक है। 29 दिसंबर 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई थी। दोस्तों यहाँ पर जो सन दिया है, अगर 1956 की हम यहाँ पर बात करते हैं तो भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन 1956 में किया गया था, लेकिन पुनर्गठन आयोग की जो स्थापना है ये 1953 में की गई थी। तो इस प्रकार से यहाँ पर 1953 ध्यान रखिएगा। तो ये दोस्तों थे आज के यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इसी तरह से सीरीज कंटिन्यू रहेगी और लगभग 1000 क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जो आपके यूपीटीपीएससी लोअर पीसीएस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।